नमस्कार। आज हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की जो मौजूदा स्थिति है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अहम जानकारी है जो भारतीय रियल एस्टेट वित्तीय उछाल और क्षेत्रीय विकास नाम की कुछ दस्तावेजों से ली गई है। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई आजकल इस सेक्टर में फाइनेंशियली क्या चल रहा है, कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में मतलब रीजन्स में क्या ट्रेंड्स हैं। शुरुआत करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रक्चरल रीसेट। काफी दिलचस्प शब्द है। कहा जा रहा है कि अब ना इस सेक्टर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन और इक्विटी पर आधारित विकास पर ज्यादा जोर है। तो सोचने वाली बात है कि भाई इसका असल मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ये। चलिए बातचीत शुरू करते हैं आईपीओ से। आजकल जो आईपीओ के जरिए पैसा उठाया जा रहा है, काफी बड़ी रकम है वो। ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल रीसेट की बात है, इसे थोड़ा और समझते हैं। जानकारी तो यही कहती है कि सेक्टर अब पहले से ज्यादा मतलब वित्तीय रूप से अनुशासित हो रहा है और कर्ज के बजाय अपनी हिस्सेदारी बेचकर मतलब इक्विटी के जरिए पैसा जुटाने पर फोकस है। आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। जैसे 2021 से अब तक रियल एस्टेट कंपनियों ने आईपीओ से करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और सिर्फ 2025 की पहली छमाही में ही देख लें तो 7 कंपनियों ने आईपीओ लाकर 7,630 करोड़ और जुटा लिए। आंकड़े तो दमदार हैं, पर सवाल वही, ये बदलाव क्यों? बिल्कुल। और ये आईपीओ वाली बात है ना, ये अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ एक दिलचस्प बात ही निकल कर आती है कि ये सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है, ये इस बात का एक पक्का संकेत है कि निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर पर भरोसा वो काफी मजबूत हुआ है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पैसा लगाना ठीक है, शायद पहले से कम रिस्की है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर के बढ़ते कद को भी दिखाता है। और जब हम इसे वित्तीय अनुशासन से जोड़ते हैं तो इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। कंपनियां अब देखिए सिर्फ कर्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहती, वो अक्सर जोखिम भरा हो सकता है। वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटा रही हैं, जिसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। मतलब उन पर ब्याज चुकाने का वो जो रेगुलर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्थिर रहती है। और जब निवेशक आईपीओज में पैसा लगाने को तैयार हैं, इसका सीधा मतलब है कि उन्हें इन कंपनियों के फ्यूचर पर, उनके मैनेजमेंट पर विश्वास है। इसे आप सेक्टर के मैच्योर होने का मतलब परिपक्व होने का संकेत मान सकती हैं। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा स्थिर बन रहा है ये सेक्टर। शायद रेरा जैसे कानून आए, उससे पारदर्शिता बढ़ी, उसने भी इस भरोसे में रोल निभाया हो। हाँ, ये बात तो समझ आती है। तो क्या हम ये मान लें कि निवेशक अब इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट्स हैं उन्हें पहले से ज्यादा साफ सुथरा और भरोसेमंद पा रहे हैं, और ये कि इक्विटी बेस्ड ग्रोथ एक ज्यादा टिकाऊ मॉडल माना जा रहा है? हाँ, लगता तो यही है। देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग से कंपनी को विस्तार करने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने या कर्ज कम करने के लिए पैसा तो मिलता ही है, साथ ही ये मार्केट को भी एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। ये दिखाता है कि कंपनी बाहरी निवेशकों को अपने मुनाफे में हिस्सेदार बनाने को तैयार है, जो अक्सर अच्छे गवर्नेंस और भविष्य की अच्छी संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ये स्ट्रक्चरल रीसेट शायद इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। वो जो कर्ज आधारित थोड़ी सट्टेबाजी वाली ग्रोथ थी, उससे हटकर ज्यादा स्थिर और सोचे समझे इक्विटी आधारित विकास की ओर। ये तो हुई फाइनेंशियल साइड की बात। अब जरा कुछ बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस पर आते हैं। जानकारी में गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7,082 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग की है। और मजे की बात यह है कि ये तब हुआ जब उन्होंने कीमतें बढ़ाई थीं। ये तो मार्केट में जबरदस्त डिमांड का सीधा संकेत है। निश्चित रूप से ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। अगर कोई कंपनी कीमतें बढ़ाने के बाद भी रिकॉर्ड बिक्री कर पा रही है, तो पहला मतलब तो यही है कि ग्राहकों की मांग बहुत मजबूत है। दूसरा, ये गोदरेज जैसे ब्रांड की ताकत को दिखाता है। खरीदार शायद बढ़ी हुई कीमत देने को इसलिए तैयार है क्योंकि उन्हें ब्रांड पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लोकेशन ठीक होगी और उनका पैसा सेफ रहेगा। और इसमें एक और पहलू भी है, तेजी से बिक रही इन्वेंट्री। मतलब जो फ्लैट्स बन रहे हैं या बन चुके हैं वो जल्दी बिक रहे हैं।
इसका मतलब है कि बाजार में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस काफी अच्छा है, कम से कम इस सेगमेंट में तो है ही। डेवलपर्स जो बना रहे हैं वो बिक रहा है। ये स्थिति कुछ साल पहले से तो बिल्कुल अलग है, जब कई शहरों में अनसोल्ड फ्लैट्स का ढेर लग गया था। तो ये दिखाता है कि डेवलपर शायद अब मार्केट की नब्ज को बेहतर समझ रहे हैं और मांग के हिसाब से ही सप्लाई ला रहे हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और लोडा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन जैसी दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी अपने अब तक के सबसे मजबूत तिमाही नतीजों की बात कही है। और खास बात यह है कि ये मजबूती जो है वो मुख्य रूप से मिड इनकम सेगमेंट में दिखी है। हाँ, और ये मिड इनकम सेगमेंट का प्रदर्शन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और खासकर रियल एस्टेट जैसे सेक्टर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वर्ग अक्सर सबसे बड़ा होता है और इसकी जो खरीदने की क्षमता है वो देश के ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का एक अच्छा आईना होती है। अगर मिडिल इनकम वर्ग घर खरीद रहा है तो ये बढ़ती आय, बेहतर नौकरी मिलने के मौके और भविष्य को लेकर एक भरोसे का संकेत हो सकता है। इसे अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो तेजी है वो सिर्फ अमीरों या लग्जरी सेगमेंट तक ही सीमित नहीं है। विकास का आधार ज्यादा चौड़ा है, ब्रॉड बेस्ड है। जब मिडिल क्लास, जिसकी जरूरतें और बजट अलग होते हैं, बाजार में एक्टिव होता है तो ये पूरे सेक्टर को एक स्टेबिलिटी और मजबूती देता है। ये उन डेवलपर्स के लिए भी अच्छा संकेत है जो इस सेगमेंट पर फोकस करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस सेगमेंट को फाइनेंसिंग मतलब लोन वगैरह आसानी से मिल रहा है जो इस मांग को और बढ़ा रहा हो। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये वाकई एक जरूरी पॉइंट है कि ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड हो रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर है, रेमंड ग्रुप जो कपड़ों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वो अब अपने रियल एस्टेट वर्टिकल को शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी में है और टारगेट अगस्त 2025 तक का रखा है। हाँ, रेमंड जैसे पुराने स्थापित ग्रुप्स जिनका मेन बिजनेस रियल एस्टेट नहीं रहा है, उनका इस फील्ड में इतना एग्रेसिवली आना या अपने रियल एस्टेट डिवीजन को अलग कंपनी बनाकर लिस्ट करना, ये भी सेक्टर के आकर्षण को दिखाता है। इससे पता चलता है कि दूसरे उद्योगों के बड़े और अनुभवी खिलाड़ी भी भारतीय रियल एस्टेट में काफी अवसर देख रहे हैं। ये कदम न केवल सेक्टर में और पैसा ला सकता है बल्कि कंपटीशन भी बढ़ा सकता है और शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकता है। ये इस बात का भी संकेत है कि रियल एस्टेट को अब एक वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सट्टेबाजी वाला कारोबार माना जाता था, उससे हटकर एक सीरियस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। ये तो हुई कंपनियों की बात। अब जरा देश के अलग अलग हिस्सों मतलब रीजनल ट्रेंड्स पर आते हैं। जानकारी कहती है कि दक्षिण भारत के शहर जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद ये बिक्री के मामले में और डेवलपर कॉन्फिडेंस के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? दक्षिण भारत क्यों लीड कर रहा है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण दिखते हैं, जैसा कि दस्तावेजों में भी इशारा है। एक मुख्य कारण है इन शहरों में ऑफिस स्पेस की लगातार मजबूत मांग, जिसे हम ऑफिस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनियां इन शहरों में बड़ी संख्या में नए ऑफिस खोल रही हैं या अपने मौजूदा ऑफिस को बड़ा कर रही हैं। खासकर बेंगलुरु और हैदराबाद जो आईटी और टेक्नोलॉजी के बड़े हब हैं, वहां ये ट्रेंड बहुत साफ है। और देखिए, ऑफिस स्पेस की मांग का सीधा कनेक्शन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से होता है। अच्छा, ऑफिस स्पेस की वजह से? हाँ बिल्कुल। जब नई नौकरियां बनती हैं या लोग बेहतर मौकों के लिए इन शहरों में आते हैं तो उन्हें रहने के लिए घरों की जरूरत पड़ती है। इससे रेजिडेंशियल मार्केट में डिमांड बढ़ती है। दूसरा कारण ये भी बताया गया है कि डेवलपर्स भी इन दक्षिणी शहरों पर अपना ध्यान और रिसोर्सेज ज्यादा लगा रहे हैं। शायद यहाँ की मजबूत मांग और बेहतर कारोबारी माहौल को देखते हुए राज्य सरकारों की नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसमें रोल निभा सकता है। ये तो हुई दक्षिण की बात। अब अगर उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर को देखें तो वहां भी रेवेन्यू शेयर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि यहाँ जो बिक्री से कमाई हो रही है उसका बड़ा हिस्सा लग्जरी यानी महंगे प्रोजेक्ट से आ रहा है। ये दक्षिण के ट्रेंड से तो काफी अलग लगता है। हाँ, ये तुलना काफी रोचक है और ये दिखाती है कि अलग अलग मार्केट की अपनी खास डायनामिक्स होती हैं। जहां दक्षिण भारत में ग्रोथ ज्यादा ब्रॉड बेस्ड लग रही है जो ऑफिस मार्केट की मजबूती से जुड़ी है,
और शायद मिड इनकम सेगमेंट को भी साथ लेकर चल रही है। वहीं एनसीआर में फोकस काफी हद तक लग्जरी सेगमेंट पर सिमटा हुआ दिख रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वो है अफोर्डेबिलिटी का, मतलब सामर्थ्य का, और मार्केट सेगमेंटेशन का। क्या एनसीआर में वाकई सिर्फ हाई एंड डिमांड ही सबसे ज्यादा है, या फिर ऐसा है कि मिड इनकम और अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स कम हैं या उनकी रिपोर्टिंग उतनी नहीं हो रही? ये भी सोचना होगा कि क्या एनसीआर में जमीन की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि डेवलपर्स के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट बनाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये स्थिति दक्षिण के बाजारों के मुकाबले एनसीआर के बाजार को एक अलग कैरेक्टर देती है, जहां शायद इनकम इनइक्वालिटी या खरीदारों की प्राथमिकताओं में अंतर ज्यादा साफ हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है या भविष्य में एनसीआर में भी मिड इनकम पर ज्यादा फोकस होगा। खैर, अब पश्चिम भारत की ओर चलते हैं, मुंबई और पुणे। इनके बारे में जानकारी ये है कि यहाँ रेजिडेंशियल सप्लाई का कंसोलिडेशन हो रहा है और साथ ही घरों और ऑफिस स्पेस दोनों के लिए डिमांड लगातार बनी हुई है। इस कंसोलिडेशन का क्या मतलब समझे? कंसोलिडेशन या समेकन शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। एक संभावना ये है कि बाजार में अब छोटे या फाइनेंशियली कमजोर डेवलपर्स की संख्या कम हो रही है और बड़े, ऑर्गेनाइज्ड और फाइनेंशियली मजबूत खिलाड़ी मार्केट का बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। रेरा जैसे नियमों के बाद कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने से भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सीरियस प्लेयर्स ही टिक पा रहे हों। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि सप्लाई अब ज्यादा प्लान्ड और कंट्रोल्ड तरीके से हो रही है, जिससे ओवर सप्लाई की सिचुएशन न बने। मुंबई और पुणे जैसे शहर तो भारत के बड़े इकोनॉमिक सेंटर हैं। यहाँ घरों और ऑफिस स्पेस दोनों की मांग लगातार बनी रहना कोई हैरानी की बात नहीं है। ये इन शहरों की मजबूत और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को दिखाता है। यहाँ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर एक्टिव हैं, जो लगातार नौकरियां पैदा करते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। इस ड्यूल डिमांड, रेजिडेंशियल और कमर्शियल का बने रहना इन शहरों के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक अच्छा और स्थिर संकेत है, भले ही यहाँ कीमतें ज्यादा हों। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम ये सारी बातें एक साथ रखें, आईपीओ से पैसा आना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर जोर, गोदरेज, प्रेस्टीज, लोढ़ा जैसी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन, खासकर मिड इनकम में उनकी कामयाबी, और फिर ये रीजनल फक जैसे दक्षिण का लीड करना, एनसीआर का लग्जरी फोकस और मुंबई पुणे का बैलेंस्ड ग्रोथ, इन सब से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की क्या तस्वीर उभरती है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने पर एक काफी साफ तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर एक अहम बदलाव और मजबूती के दौर से गुजर रहा है। इसे हम एक अनुशासित विकास का फेज कह सकते हैं। एक तरफ आईपीओस के जरिए ये जरूरी कैपिटल और निवेशकों का विश्वास पा रहा है, जो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रोथ अब सिर्फ टॉप एंड तक सीमित न रहकर मिड इनकम सेगमेंट तक भी पहुंच रही है, जो मार्केट को गहराई दे रहा है। और तीसरी बात, रीजनल डायनामिक्स बहुत अलग अलग है। हर रीजन की अपनी कहानी है, जो वहाँ के लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे ऑफिस मार्केट कैसा है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जमीन की कीमतें क्या हैं और शायद सरकारी नीतियों से भी प्रभावित होती है। ये दिखाता है कि भारतीय रियल एस्टेट कोई एक जैसा मार्केट नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे मार्केट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चरल रीसेट का दौर लगता है, जहां सेक्टर पुराने तौर तरीकों को छोड़कर ज्यादा पारदर्शिता, फाइनेंशियल स्थिरता और डिमांड बेस्ड ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। इस पूरी बातचीत और जो जानकारी हमारे सामने है, उसके आधार पर एक विचार मन में आ रहा है। हमने देखा कि कुछ बड़े डेवलपर्स मिड इनकम सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहीं एनसीआर जैसा बड़ा मार्केट काफी हद तक लग्जरी पर फोकस कर रहा है। दक्षिण भारत ऑफिस स्पेस से प्रेरित ग्रोथ दिखा रहा है। तो भविष्य को लेकर एक सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में हम अलग अलग रीजन्स की रियल एस्टेट स्ट्रैटेजीज में ज्यादा समानता, मतलब कन्वर्जेंस देखेंगे? क्या एनसीआर के डेवलपर्स भी मिड इनकम पर ज्यादा ध्यान देंगे, या क्या दक्षिण के बाजार लग्जरी की ओर शिफ्ट होंगे, या फिर ये जो रीजनल अंतर हैं ये और भी ज्यादा साफ होते जाएंगे, मतलब डाइवर्जेंस बढ़ेगा और हर मार्केट अपनी खास पहचान को और मजबूत करेगा?
ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रीजनल मार्केट बैलेंस भविष्य में किस तरह से इवॉल्व होता है।